हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति साइड योर एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 8 की एसएसटी की जो न्यू बुक है, इसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 कवर अप कर लिया था। चैप्टर का नाम क्या है बच्चा? यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में काफी चीजें कंप्लीट करी थी, हमने बहुत कुछ समझा था। आई हाईली रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज अगर आप लोगों ने जो पार्ट नंबर 1 है अगर वो ना देखा हो, प्लीज उसको बिना देखे पार्ट 2 पे स्विच मत करना डायरेक्टली। अदरवाइज बहुत सी चीजें जो आपको क्लियर नहीं होंगी। मैंने बहुत सी चीजें एडवांस में आप लोगों को पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट करा दी थी। हम लोगों ने समझा था यूनिवर्सल यानी कि हर एक इंसान, फ्रेंचाइज यानी कि वोट करने का अधिकार। हमने ये पढ़ा हमने। प्लस हमने देखा कि इंडिया का इलेक्शन सिस्टम कैसे वर्क करता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का क्या काम होता है, किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है बढ़ता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता क्या है, एरियाज होते हैं बेसिकली, जहां से हम एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। अब हम इलेक्शन क्यों होते हैं, बेसिकली हम क्यों इलेक्ट करते हैं? बिकॉज सब लोग जो है एक साथ जाके पार्लियामेंट में, जो कि सेंटर के लेवल पर होती है, सेंटर के अकॉर्डिंग लॉज बनाती है, और हमारे जिसे हम एमपी बोलते हैं, जिसके मेंबर्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन सबके मैटर्स में यहाँ पर जो सब लोग हैं वो एक साथ नहीं बैठ सकते हैं ना जाकर। तो हम लोग अपने बेस से वो हम लोग सबके बिहाफ पर एक रिप्रेजेंटेटिव को, कुछ रिप्रेजेंटेटिव को हमारे बेसिस पे इलेक्ट करते हैं, हमारे बिहाफ पर डिसीजंस लेने के लिए। चाहे वो पार्लियामेंट का हो तो सेंट्रल लेवल पे डिसीजन लिया जाएगा, जिसके मेंबर्स को एमपी कहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और चाहे वो डिसीजन हमको लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि स्टेट के लेवल पर लिया जाए, जिसके मेंबर्स को हम बच्चा क्या कहेंगे, आपका एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हमने देखा था रिप्रेजेंटेटिव कैसे होता है, कैसे इलेक्शन हुआ, हमने बहुत कुछ चीजें लास्ट वाली वीडियो में कवर अप करी थी। एंड आज की वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। यहाँ से हम लोगों को आज शुरुआत करनी है। अच्छा, हमने ये भी मैंने आपको समझा दिया था ऑलरेडी पहले ही कि इलेक्शन कमीशन जो हमारा इंडिया है, जो कॉल्ड ईसीआई, ये कौन कौन से इलेक्शंस कराता है, मैंने आपको बताया था। एक तो यहाँ पे इलेक्शंस कराए गए प्रेसिडेंट के, एक यहाँ पे इलेक्शंस कराते हैं ये वाइस प्रेसिडेंट के। अब आप इस चैप्टर में लास्ट में पढ़ोगे कि इनके इलेक्शंस भी कैसे होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था इन्होंने इलेक्शंस कराए थे लोकसभा, राज्यसभा वगैरह के, और यही इलेक्शंस कराते हैं आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, यानी कि सबके इलेक्शंस यहाँ पर कौन करा रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक और बॉडी होती है आपकी, जिसके बारे में अभी नेक्स्ट भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसके इलेक्शन कोई और दूसरी बॉडी कराती है। ये इंडिया की प्रॉपर एक बॉडी है जो कि सारे इलेक्शन जो है ये कंडक्ट कराती है। चलो, कहते हैं वी हैव सीन द साइज एंड डाइवर्सिटी दैट नीड्स टू बी केप्ट इन द माइंड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। कहते हैं जब हम यहाँ पे इंडिया का जो इलेक्शन प्रोसेस है, अगर मैं उसको ऑर्गेनाइज करने की बात करूं, तो ऑब्वियसली बात है, मुझे इंडिया का जो साइज है, भाई कितना बड़ा हमारा इंडिया है, कितना ज्यादा पॉपुलेशन है उसके अंदर, और कितनी उसमें डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग लैंग्वेज के, हर प्रकार के जो लोग यहाँ पे रहते हैं। इन दिस सेक्शन, अभी सेक्शन में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से इलेक्शन होते हैं जो कि यहाँ पर ईसीआई ऑर्गेनाइज करती है, देखती है, ऑर्गेनाइज करना और उसको ओवरसीज करना, उसको देखना। ठीक है जी। अब एक बार पहले आप लोग ये वाली जरा बात याद रखो, जो मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों से कही भी थी कि इंडिया जो है वो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और यूएसए वगैरह जो बाकी कुछ और कंट्रीज कुछ ऐसी हैं जो कि आपकी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। नाउ व्हाट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एक बार प्लीज समझो। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पे जो मेजर रोल है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। आप लोग देखते हो, अगर हमारी कंट्री से अगर किसी को जाना हो किसी और कंट्री की मीटिंग में, चाहे G20 की मीटिंग हो रही है, चाहे यूएसए की से मिलके आना है, चाहे फ्रांस में कोई मीटिंग करनी है, कहीं भी जाना है, तो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो जाते हैं। हमारे यहाँ से जो प्रेसिडेंट है, हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट के पास बहुत नॉमिनल पावर है, बस सिर्फ ठप्पा लगाने की, स्टैंप करने की ऑफिशियल पावर है। एक्चुअल में कोई खास पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या फॉलो होता है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास मेन पावर है। तो कहीं भी जाना होगा तो प्राइम मिनिस्टर जो है हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी तरफ से जाएंगे। लेकिन अगर फॉर सपोज यूएसए में क्या होता है कि वहां से अगर किसी को आना है, फॉर सपोज यूएसए से कोई आ रहा है, तो वहां पे क्या होगा कि जो वहां के ट्रम्प है, वहां के जो प्रेसिडेंट है, वो आएंगे। तो जिन भी कंट्री में, क्योंकि वहां पे मेजर रोल किसका है? वो प्रेसिडेंट का है। तो ये डिफरेंस होता है, एक आपका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का मेन रोल है, और अगर आपका एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जिसके अंदर प्रेसिडेंट का मेन रोल है। ये बात बहुत क्लियर समझ में आ गई, सिंपल सी। अच्छा, कहते हैं यहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जहां पे नेशनल लेवल पे
जो सिटीजन्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं फॉर द लोकसभा। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसलिए बार बार बोल रही हूँ, प्लीज एक बार जाके लास्ट वाली वीडियो को देखकर आ जाओ। मैंने कहा था अगर सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन हो रहे हैं, यूनियन के लेवल पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप लोग को पता होगा वो इलेक्शन आपके लोकसभा के होंगे, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर्स को हम लोग इलेक्ट नहीं करते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। और मेंबर्स कितने होते हैं आप लोग को पता है, दैट इज 543 मेंबर्स, हम लोग जो है इनको इलेक्ट करते हैं। दे फोकस ऑन इश्यूज अफेक्टिंग द एंटायर कंट्री। और ऑब्वियसली बात है, अगर नेशनल लेवल पर हो रहा है तो पूरी कंट्री में यहाँ पर जो भी इश्यूज है, फॉरेन में क्या, फॉरेन करेंसी के, अफेयर्स के, एक्सचेंज के, कम्युनिकेशन के, ये सब यहाँ पे इन मैटर्स को डील कौन करेगा, डिफेंस वगैरह के आपका सेंटर करेगा। इन एडिशन वोटर्स जो है क्या करते हैं, इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये भी हमने कहा था, ये हुआ सेंटर के लेवल पर। अब अगर इलेक्शन जो और छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होते हैं, हमको पता है फॉर सपोज अगर ये आपकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, फॉर सपोज ये दिल्ली है, दिल्ली में मैंने कहा था कि जो इंडिया की लोकसभा में जो है 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 7 बड़े बड़े एरियाज में जो है दिल्ली को बांटा जाता है जब भी एमपी के इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के। बहुत सिंपल सी बात है। अब इन्हीं, अब देखो फर्स्ट मैंने बोला 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 3 4 5 और 6 7, चलो ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ये बढ़ते हैं। अब साथ में बढ़े, अब क्या हो रहा है, ये मैंने कहा था जो पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि जो एरियाज होते हैं वो बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू असेंबली के, क्योंकि असेंबली में कौन बैठ रहे हैं, स्टेट लेवल पर हो रही है, वो एक स्टेट की अलग अलग होती है, हर एक स्टेट की, तो उसमें मेंबर्स जो ज्यादा बैठते हैं, ज्यादा मेंबर्स बैठेंगे तो मुझे अपनी दिल्ली को ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ज्यादा एरियाज में बांटना पड़ेगा। इन्हीं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैं ऐसे बांटती हूँ और छोटे छोटे एरियाज में, ये पूरे दिल्ली में से मुझे मिलती है आपकी 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हमने ये पॉइंट डिस्कस करा था बहुत अच्छे से कि मुझे जो है क्या मिलती है, मुझे 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिलती हैं अपने एमएलए के रूप में। ठीक है, जहां से हर एक पार्टी जो हर एक पार्टी होती है, इन 70 के 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से हर एक पार्टी जो है अपने एक कैंडिडेट जो है खड़ा करती है एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक एरिया से। जिस भी पार्टी के पास ज्यादा वोट्स होते हैं वो पार्टी उस एरिया से जो है जीत जाती है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीत जाती है। इस तरह से 70 जो आपके एमएलए बन जाते हैं, अलग अलग पार्टीज के जैसा भी होगा यहाँ पर। और वो जो लोग हैं वो जाकर आपके कहाँ बैठते हैं बच्चा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बैठते हैं। ठीक है, और सेंटर के स्टेट के लेवल में हमारे लिए लॉज बनाते हैं। कहते हैं स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में जो भी यहाँ पर होती है, और यहाँ पर रीजनल इश्यूज पे जो है डिस्कस करती है, उस पर फोकस करती है कि जो भी आपके स्टेट के, आपके रीजन के इश्यूज है। अब यहाँ पे 2 बात आई है, देखो यहाँ पे लिखा है स्टेट की और यूनियन टेरिटरीज की लेजिस्लेटिव असेंबली। प्लीज रिमेंबर कि देखो स्टेट तो यहाँ पर है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली तो है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज, अब देखो स्टेट आपको पता है 28 स्टेट्स है, ऐसे आपके 8 यूटीज हैं। कहते हैं का मतलब इसे बता रही हूँ कि 8 स्टेट्स, 8 यूटीज में से मात्र 2 जो यूटीज है आपकी, एक दिल्ली, कौन सी बच्चा, एक आपकी दिल्ली और एक आपकी होती है बेटा पुडुचेरी। पुडुचेरी, सिर्फ ये 2 स्टेट्स हैं, यूटीज है, मतलब जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है इन 8 में से। बाकी की 6 की 6 के पास कोई यूनियन, कोई लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो उनकी नहीं होती है। ये बात समझ, सिर्फ उनका रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली पार्लियामेंट में करा जाता है, बिकॉज वो यूनियन टेरिटरीज है, तो उनको वैसे डायरेक्टली सेंटर हैंडल करता है, तो उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का रोल नहीं है, लेकिन दिल्ली में है और पुडुचेरी में है। चलो, कहते हैं दीज आर जस्ट 2 ऑफ द इलेक्शन दैट द ईसीआई मैनेजेस। अभी मैंने क्या बताया कि भाई ये जो आपका एक तो लोकसभा का इलेक्शन और लेजिस्लेटिव असेंबली, ये 2 इलेक्शन यहाँ पर हमने अभी ऊपर इसकी बात करी कि ये तो सिर्फ वो 2 इलेक्शन है जिसको ईसीआई मैनेज करता है। अभी हम आगे इसके ईसीआई के द्वारा मैनेज होने वाले, ऑर्गेनाइज होने वाले और इलेक्शन की बात करने वाले हैं। चलो, अब देखो आप उसी की बात करेंगे, इंट्रोड्यूस करते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में, क्या होता है, इंस्टीट्यूशन वगैरह के बारे में, उसको जरा हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको बताएगा बच्चा ग्राम पंचायत के बारे में, एक बार छोटा सा पॉइंट यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमने यहाँ पे देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने यहाँ पे इलेक्शंस कराए 4-4 लोगों के, पहले लोकसभा के, राज्यसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, यहाँ पे हुए। अब देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेंट्रल लेवल हुआ आपका यूनियन का, उसके बाद आपका आता है स्टेट लेवल, अब उसके बाद जो नीचे आप लोगों ने क्लास 6 में 7th में पढ़कर आए हो, एक आपका आता है लोकल गवर्नमेंट। क्या आता है बच्चा, लोकल गवर्नमेंट। से ये हुई सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हुई स्टेट गवर्नमेंट, एक यहाँ पे होती है लोकल गवर्नमेंट, जो कि गांव के एरियाज में होते हैं, जो और जो छोटे एरियाज है, तो बिल्कुल छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अगर हमने, तो उसको हम बोलेंगे लोकल गवर्नमेंट। अब आपको ये प्लीज आपको याद रखना जरा कि जो अर्बन एरियाज है, देखो छोटे एरियाज बिल्कुल और छोटे लेवल पर आ गई मैं, क्योंकि या तो बिल्कुल कंट्री का लॉ बनेगा, ठीक है जी, पूरी कंट्री का लॉ बन गया। अब यहाँ क्या होगा, इस कंट्री के नीचे हर एक स्टेट का लॉ बनेगा, ठीक है। अब उस स्टेट में क्या पता, अब स्टेट में गांव बहुत सारे होंगे, अब क्या पता गांव के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है वो स्टेट लेवल पर बैठकर स्टेट गवर्नमेंट को ना समझ में आए, इसके लिए गांव के लेवल के लिए और छोटे लेवल के लिए और नीचे लेवल के लिए यहाँ पर एक दूसरी थर्ड गवर्नमेंट बनाएगी, जिसे हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट।
अगर वो शहर वाले एरियाज में उसे हम बोलेंगे अर्बन, अर्बन एरियाज है। अगर आपके वो गांव के एरियाज में तो आपकी है रूरल गवर्नमेंट। ये बात समझ में आई कि एक आपकी अर्बन लोकल गवर्नमेंट, एक आपकी है रूरल लोकल गवर्नमेंट। अगर अर्बन है शहर की है उसमें आपकी होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या होती है बच्चा आपका? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और अगर गांव की है ग्राम है तो आपकी होगी वो ग्राम पंचायत। नाउ प्लीज ये दो पॉइंट्स को आप लोग याद रखना कि अगर शहर की है तो वो होगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और अगर गांव की है तो उसे हम बोलेंगे ग्राम पंचायत। अब आप लोगों को समझ में आ गया पंचायत होती है ना बेटे, पंचायत बैठी हुई है, पंचायत है वो घर की बातचीत वाली पंचायत की बात नहीं कर रही हूँ। जो गांव में एक्चुअल पंचायत होती है वो उसे हम बोल रहे हैं। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। हमारे यहाँ भी वो होते हैं ना, तो हर एक स्टेट में वो चीज एप्लीकेबल है। हर एक चीज में, हर एक स्टेट में जो है ये तीनों जो लोकल गवर्नमेंट है होती ही होती है। अब जो इसके इलेक्शंस होते हैं पता है, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस, ये आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं कराता है। इसके लिए एक दूसरी बॉडी आती है विच इज कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन, एसईसी। कौन होती है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। एक जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो मात्र लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो है कंडक्ट कराते हैं, बिकॉज वो और छोटे लेवल पर हो गया तो उसके लिए हमने एक सेपरेट बॉडी जो है स्टैब्लिश कर दी। अब ये बात समझ में आ गई। अब टॉपिक पे आते हैं। देखो हम लोग को पता है समझना इजी हो जाएगा। हमने एक ब्रीफ इंट्रो पढ़ लिया पूरा का पूरा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने किया था ऐसे मैंने यहाँ पर आपको लास्ट क्लास का भी कुछ समझाते हुए यहाँ से उसको रिलेट करके बता दिया। कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज ईसीआई इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। प्लीज याद रखना वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रखा गया था। ओके कहते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसका काम क्या है, फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन कराना। अब आप लोग को इन दोनों टर्म्स का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था। फ्री इलेक्शंस का मतलब क्या होता है कि सबके पास चॉइस होनी चाहिए, फ्री हो सब, कि आप जिसको वोट करना है उसको वोट कर सकते हो। और फेयर इलेक्शंस का मतलब क्या होता है कि सही तरीके से जो इलेक्शंस होने चाहिए, कि भाई कोई भी फ्रॉड ना हो, कोई माल प्रैक्टिस ना हो, इस तरीके से। कहते हैं 1950 में जो स्टैब्लिश हुई थी एंड कंडक्ट इलेक्शंस, और इलेक्शंस कराती है कहाँ कहाँ की? लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो इन पांच बॉडीज के पांच जो है यहाँ पे इसके जो इलेक्शंस कौन कराती है? आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा अभी आगे पढ़ेंगे कि इसमें, चलो पढ़ते हैं कि एक इसमें कमिश्नर होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दो इसमें जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तीन लोग होते हैं सिर्फ इस पूरी की पूरी बॉडी में, और बाकी इसके अंडर जो है बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। आगे पढ़ेंगे। कहते हैं जो फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शंस हुए थे इंडिपेंडेंट इंडिया में, देखो इंडिया आजाद कब हुआ था? यू गाइस नो वेरी वेल। अभी गया है फिलहाल ही 15 अगस्त 1947 हम आजाद हुए। इसके बाद पहली बार जो आपके जनरल इलेक्शंस हुए थे प्रॉपर, वो हुए 1951-52 में, और वो यहाँ पर इसी ने कंडक्ट कराए थे। देखो कौन कौन से काम, देखो ये आपको दिखा रखा है ऑफिस यहाँ पर है इलेक्शन कमीशन का दिल्ली में। जो भी सारे का सारे जो इंपॉर्टेंट ऑफिस हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का हो, चाहे आपका पार्लियामेंट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन का ऑफिस हो, हर एक चीज जो है यूजुअली आपको दिल्ली में ही देखने को मिलेगी। और खासकर वो राजीव चौक वाला जो एरिया है, सेंट्रल सेक्रेटरीट वाला, वहां आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप लोगों को पता होगा। कहते हैं देखो ईसीआई परफॉर्म क्रूशियल टास्क। ईसीआई जो है कौन कौन से टास्क, कौन कौन से काम वो करता है। पहली बात सेटिंग इलेक्शन डेट, कि इलेक्शन जो है कब होना है उसकी डेट को सिलेक्ट करना। रजिस्टरिंग पॉलिटिकल पार्टीज, की हर एक पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करना। दूसरा उनको सिंबल भी देना। आई थिंक यहाँ मेंशन नहीं है बट बता रही हूँ कि उनको सिंबल भी यहाँ पर प्रोवाइड करना, कि झाड़ू उसको देना, हाथ इसको देना, कमल उसको देना, फिर रजिस्टर करना, उसको सिंबल देना। वो काम किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करना। अब ये क्या होता है आगे पढ़ेंगे, हम टेंशन नहीं लेनी है। और पूरे के पूरे जो इलेक्टोरल का प्रोसेस चल रहा है इसको देखना, इसको इस पर नजर रखना। ये काम समझ में आई। देखो मैंने बोला यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका नेशनल लेवल पर है अगर, तो इसमें जो है एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो आपके होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। ये बहुत बेसिक बात। कहते हैं स्टेट लेवल पर हो रहा है तो इसके अंडर जो है आपका चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं। हर एक स्टेट के वो अलग अलग होते हैं, जो कि इलेक्शन का जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो वो उसमें जो इनका मेन रोल यहाँ पर रहता है। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करूं यहाँ पर, तो उसमें दो होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं। जैसे एक यहाँ पे होंगे आपके रिटर्निंग ऑफिसर जो कि इलेक्शन को कराएंगे, और एक आपके होंगे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो कि वोटर की जो लिस्ट है। व्हाट इज अ वोटर? हु इज अ वोटर? वोटर कौन है? हर एक पर्सन जो वोट कर सकता है वो वोटर है। जो वोट कर रहा है वो वोटर है, सिंपल सी बात है। और वोट कौन कर सकता है? जो 18+ है। सिंपल सी बात है। तो उस लिस्ट को जो है मैनेज करना, ये काम किसका है? वहां का इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर ये जो पर्सन ये काम करता है। तो यहाँ पर जब भी इलेक्शन होंगे ये सब लोग जो यहाँ पर काम करते हैं इनको असिस्ट करने के लिए, और यहाँ पे ऑफिसर्स वगैरह को अब एम्प्लॉय करा जाता है।
अब देखो नेक्स्ट बात करूं अगर मैं मैनेजिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस को मैनेज करना। अब आप लोगों के लिए चैप्टर को समझना बिल्कुल हार्ड नहीं होगा अगर आप लोगों ने लास्ट वाली वीडियो को और इंट्रो जो मैंने दिया है अभी से पहले ब्रीफ में 10 मिनट का, अगर आप लोगों ने वो अच्छे से समझ लिया होगा तो आप लोगों को इस चैप्टर को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत मक्खन की तरह आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। कहते हैं मैनेजिंग इलेक्शन इन इंडिया इज अ मेमोर टास्क। भाई इंडिया में इलेक्शंस मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इतना आसान नहीं है बिकॉज डाइवर्सिटी बहुत ह्यूज है पॉपुलेशन। द ईसीआई हैज बीन अपग्रेडिंग इट्स कैपेसिटीज टू कीप पेस विद द नीड्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कहते हैं जो ईसीआई है वो अपनी कुछ प्रैक्टिसेस को अपग्रेड कर रहा है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वो अपने कुछ टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहा है, कुछ प्रैक्टिसेस को अपग्रेड कर रहा है, मॉडर्न लेकर कर रहा है, ताकि जो आज का जिस तरीके से यहाँ पे इलेक्शन आज कराने हैं मॉडर्न इंडिया के, उससे वो पेस पे रहेगा, यानी कि उससे वो मैच कर सके अपने आप को। ठीक है। द इलेक्टोरल सिस्टम इज मैसिव, बताया मैंने इलेक्टोरल सिस्टम जो है बहुत मैसिव है, नीड्स टू वर्क एफिशिएंटली, बहुत ध्यान से बहुत तरीके से उसे काम करने की यहाँ पर जरूरत है। ये बात हम लोगों को समझ में आ चुकी है। कहते हैं वी टेक द एग्जांपल ऑफ लोकसभा के इलेक्शंस की। चलो हम ऐसा करते हैं, लोकसभा के इलेक्शन का एग्जांपल लेते हैं इसको समझाने के लिए। नोट दैट द इलेक्शन टू द स्टेट असेंबलीज फॉलो अ सिमिलर प्रोसेस। देखो भाई, चाहे आपके वो सेंट्रल लेवल पे एमपी के इलेक्शंस हो रहे हैं यानी कि लोकसभा के, एज आई टोल्ड यू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, ठीक है, चाहे वो आपके स्टेट लेवल पर हो रहे हो बच्चा लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है, एमएलए जिसे हम बोलेंगे, और चाहे वो इलेक्शन जो आपके लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर हो रहे हो, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी के हो रहे हो और चाहे वो आप लोगों के आपके ग्राम पंचायत के हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, हर एक इलेक्शन जो है 5 साल बाद होता है। आपको कोई चीज पता है, हर एक इलेक्शन जो है 5 साल बाद होगा। अगर 2019 में आपके लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं तो अगली बार जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे वो उसपे 5 साल ऐड कर दो तो 2024 में होंगे। अगर 2023 में आपके अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए हैं, इससे 5 साल ऐड कर 2028 में आपकी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होंगे। तो हालांकि जो आपके, अगर एक और चीज, जो आप लोगों के एमपी के इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, वो पूरी कंट्री में एक ही टाइम पर होते हैं, अलग अलग दिन यहाँ पे उसके लिए एलोकेट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक में 2023 में हो रहे हैं तो एक स्टेट में 2024 में होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो आपके जनरल इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट के वो पूरी कंट्री में एक ही बार होते हैं, बस अलग अलग दिन उसके लिए अलॉट करते हैं। लेकिन जो आपके स्टेट के इलेक्शंस होते हैं वो डिपेंड करता है कि वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कब फॉर्म हुई है। तो क्या पता किसी स्टेट में 2023 में बनी हो, किसी स्टेट में 2024 में बनी हो, किसी स्टेट में 2025 में बनी हो। तो हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग 5-5 साल आप ऐड करते रहोगे तो उस स्टेट में उसके अकॉर्डिंग इलेक्शंस होते हैं। नाउ ये जो कुछ बेसिक चीजें बता रही हूँ, क्या पता आप में से बहुत से बच्चों को चीजें पता हो, लेकिन बिकॉज मुझे वीडियोस जो बनानी है वो हर एक बच्चे के लिए बनानी है, चाहे थोड़ा सा वीक हो, चाहे एवरेज हो और चाहे वो स्ट्रांग हो बहुत, लेकिन ताकि सब जो है उन चीजों को समझ सके। अगर आपको आता है तो आपको रिवाइज हो जाएगा, अगर नहीं आता तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो तो प्लीज ये मत बोलना कि हम बहुत बेसिक, को ज्यादा बेसिक हो गया। आई नो, आई थिंक बेसिक हो रहा है, लेकिन हर एक बच्चे को मुझे माइंड में रख के फिर जो है वीडियोस को प्रिपेयर करना है। कहते हैं हर एक इलेक्शन जो अलग अलग टाइम्स पे यहाँ पर हो रहा है, लेकिन सेम पीरियोडिसिटी यानी कि 5 साल बाद ही होता है। हर साल यहाँ पे पोल्स वगैरह रखाए जाते हैं अलग अलग पार्ट्स में, कंट्री पे अलग अलग पार्ट्स में, ये देखते हुए कि हाँ कब जो है लास्ट टाइम हुए थे, कब वो ड्यू हो रहे हैं, यानी कि 5 साल बाद वो ड्यू हो जाते हैं। तो अगर 2023 में हुए थे इससे पहले आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के, अब आपके जो है 5 साल ऐड करोगे 2028 में जो अब आपके इलेक्शन होने वाले हैं। आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या पता आप बिहार के हो तो आपके अभी होने वाले, अभी हुए हैं, तो वहां पे डिपेंड करता है वो अलग अलग। अच्छा अब देखो, यहाँ बता रहे हैं, हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले जब पार्ट 1 का हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग में था ये कि हमारे पास 980 मिलियन जो है वोटर्स है। अभी ये सब जो है वोटर्स है मात्र 543 जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, एमपी लोकसभा, याद रहेगा प्लीज। ठीक है, इसके लिए जो है इलेक्शंस कराते हैं और इसके इलेक्शन जो है कहाँ पे होते हैं, पोलिंग स्टेशन पे होते हैं। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक कुछ कुछ एरिया पे हमने देखा था, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी कुछ कुछ एरियाज, कुछ कुछ, क्या बोल रही हूँ यार मैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ कुछ डिस्टेंस पर, थोड़े बहुत डिस्टेंस पर ही एक एक पोलिंग स्टेशन जो है लगाया जाता है, ताकि लोगों के घर से जो पोलिंग स्टेशन है वो दूर ना हो, कुछ मीटर की दूरी पर ही हो, ताकि लोग जो आराम से वहां जाकर वोट डालकर वोट करके आ सके। ये बात क्लियर हुई। एज यू कैन सी द नंबर जो है बहुत ज्यादा लार्ज है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डिप्लॉय यानी कि यहाँ पे लगाया जाता है, यहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, उनको लगाया जाता है बेसिकली असिस्ट यानी कि हेल्प करने के लिए इस पूरे ही प्रोसेस में। इवन टीचर्स को भी आप देखते हो, बहुत सारे टीचर्स की, बहुत सारे ऑफिशियल्स की यहाँ पर जो है ड्यूटी रहती है इलेक्शन के प्रोसेस में, जब यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे चल रहा होता है। दैट टू अगर वो स्कूल में हो रहा है तो स्कूल के टीचर्स तो यहाँ पर लगे ही होंगे, ऑलमोस्ट चांसेस इस बात के ही ना। अभी हमने देखा था कि लोकसभाएं बच्चा आपकी जो है 543 सीट्स होती है, बताया मैंने आप लोगों को। क्या इन 543 सीट्स में पता है क्या होता है आपको? पता है एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया जाता है हमारे यहाँ पे, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब।
तो यहाँ पे 84 जो सीट्स हैं वो आपकी होती हैं जो कि एससी के लिए रिजर्व होती हैं कि इन सीट्स पर सिर्फ और सिर्फ एक एससी कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है। 47 सीट्स होती है जो कि आपकी एसटी के लिए रिजर्व होती है कि ये भाई ये कहते हुए कि इन 47 सीट्स पे सिर्फ एक एसटी कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है। यहाँ इसे हम बोलते हैं बच्चा आपका रिजर्वेशन, जो कि यहाँ पर दिया जाता है जिसके बाद जनरल कैंडिडेट के लिए अगर कोई जनरल इलेक्शन लड़ने हैं नॉर्मल में आप कोई भी फॉर सपोज है तो आपके लिए हम लोगों के लिए 5412 सीट जो है वो बचती है। तो यहाँ पे इलेक्शन में यहाँ पर रिजर्वेशन देना इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर इलेक्शन प्रोसेस। ठीक है जी, ओके। अब देखो बच्चा नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर समझाया हुआ है बेटा कि आखिर प्रोसेस क्या होता है जब भी लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर कुछ भी उनके इलेक्शंस कराए जाते हैं तो उसमें प्रोसेस क्या रहता है वोटिंग का। पहली बात, पोलिंग ऑफिसर। अब देखो आप जाओगे ना अंदर, जैसे आप लाइन में लग के आप अंदर जाओगे तो जो फर्स्ट लाइन पे जहाँ पे तो क्या होता है, 3 यहाँ पे पोलिंग ऑफिसर्स बैठे होते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इस तरह से पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं। फिर यहाँ पे हमको बूथ में जो है जाने को देते हैं ताकि हम वोट डाल के आ सके। जो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर होता है वो क्या करेगा, उसके पास में पूरी की पूरी लिस्ट होती है अलग अलग वोटर्स की, जो वोटर लिस्ट है पूरी की पूरी। तो उस लिस्ट में आपका नाम चेक करता है उस वोटर लिस्ट पे, और आपका आईडी प्रूफ, क्योंकि आपको जब वोट करने जाते हो आपके पास एक पर्ची आती है वो, एंड दैट टू आपके पास आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड आपको वो लेके ही जाना होता है। बिना आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड के आपको अलाउड नहीं होता कि आप यहाँ जाकर वोट कर सको। एक तो आपका वोटर्स लिस्ट में नाम होना चाहिए और आपके पास वोटर आईडी आधार कार्ड कुछ भी आपका प्रूफ होना चाहिए। तो वो जो है वो चेक करेगा। सेकंड पोलिंग ऑफिसर के पास जाओगे, हल्का आगे बढ़ोगे, देखो आपको दिख रहा है ना, पहले यहाँ पे जाओगे फिर यहाँ पे जाओगे, इस तरीके से हर एक इंसान के पास एक एक काम होता है। सेकंड वाला जो आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है ये वाली, इस पे जो इंक लगाता है ब्लू कलर की जो हटती नहीं है महीने तक, ठीक है, वो इंक लगाएगा आपकी फिंगर पे, नेल्स पे एक्चुअली, एंड गिव्स चिट, और आपको एक चिट देगा और फिर आपसे कहेगा आप साइन कर दो यहाँ पर उस लिस्ट पे। ठीक है जी, साइन करोगे। आप जो थर्ड अब आगे बढ़ोगे हल्का सा, अब वो आपसे उस चिट को ले लेगा और आपकी फिंगर को चेक करेगा कि हाँ जी आपने फिंगर पे वो निशान है या नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे बताया, अब आप जो है वोट करने जाओगे, वोटिंग का बता रखा है भाई कि वोटिंग में जो है नोटा का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। वो नोटा का ऑप्शन जो हमने देखा था अभी जब गुरमत ने अहमद और रवि की क्लास में क्लास रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए इलेक्शन हुए तो उनके पास नोटा का ऑप्शन था। अच्छा, तो वो यहाँ पर जो है वो भी यहाँ पे अवेलेबल होता है। फिर जो है देखो इस तरीके से आप जो है पोलिंग बूथ में आप इस तरह आप अंदर जाओगे, यहाँ पर इस तरह लगा रखा होता था कि बाहर किसी को ना दिखे कि आप किसका बटन दबाने वाले हो। अब देखो आप क्या करोगे, आप वोट करोगे, आप प्रेस करोगे बटन ईवीएम पर और फिर आपको एक बीप सुनाई देगी, आवाज आएगी हल्की सी कि हाँ जी आपका जो वोट है वो रजिस्टर हो गया है। फिर आपके सामने एक वीवीपैट की स्लिप आए। अब ये दोनों चीजें क्या होती है, ईवीएम और वीवीपैट, अभी इसको मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। यहाँ पे देखो दिखा रखी है, बड़ा मुझे अच्छा लगा। पहली बात देखो किस तरीके से यहाँ पे इलेक्शंस को मैनेज करा जाता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऑफिसर्स अंदर बैठे होते हैं दूर वो किस तरह से इसको मैनेज कर रहे होते हैं उस पर ध्यान रखना, पूरा का पूरा सर्विलेंस यहाँ पे रहता है। यहाँ पे दिखा रखा है श्याम सरन नेगी जी, स्कूल के टीचर है हिमाचल प्रदेश में। ये कहते हैं ये फर्स्ट वोटर थे जो जनरल इलेक्शन हुए थे हिमाचल प्रदेश में, जब हुए थे वो 1951 में, तो वहां के पहले ये वोटर थे। और अभी 2017 के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें ये 100 साल के हो गए और 100 साल के होकर अपना फर्स्ट जो 100 साल के होकर अपने वोट ही डालकर आया अभी। तो काफी अच्छी बात है कि किस तरह से लोग जो है कितने बड़े हो जाए वो वोट डालकर आते हैं, बिकॉज वोट करना एक डेमोक्रेसी में आप लोगों को राइट है, अब आप लोगों की ड्यूटी है एक्चुअली, आपको वो करना ही करना चाहिए। तो ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो आगे बात करती हूँ आखिर ईवीएम क्या होता है और वीवीपैट होता क्या है, क्या मतलब क्या आखिर इन टर्म्स का। देखो सबसे पहली बात, अब पहले क्या होता था, हम लोगों के पास होते थे बच्चा बैलॉट पेपर्स। पहले क्या था, बैलॉट पेपर थे कि आपको जो है एक पेपर यहाँ पे होता है हर एक पर्सन के पास, वो पेपर जो यहाँ पे रखा होता था और आप जाओगे पेपर के आगे यहाँ पे जो है नाम वगैरह लिखे होते थे, कैंडिडेट का सिंबल वगैरह, आपको जिसके आगे यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे कैंडिडेट के नाम थे अलग अलग, आपको जिसको वोट करना है आप उसके नाम के आगे टिक लगा दो, आप उसके नाम के आगे कुछ कर दो, उससे वो था आपका बैलॉट पेपर। अब इसमें क्या होता था, फॉर सपोज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो गुंडे आ गए बहुत सारे एक साथ, अब वो एक साथ आते हैं, बूथ को कैप्चर कर लिया, आपने सुना होगा कि पहले ऐसा होता है कि बूथ कैप्चरिंग हो गई है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने गुंडे वगैरह जो है भेज दिए इलेक्शन वगैरह अगर स्मॉल स्केल पर हो रहे हैं, खासकर तब ऐसा होता है एमसीडी वगैरह के। तो उसमें क्या होगा, वो आएगा एक साथ और सारे बैलेट पेपर्स पे अपनी पार्टी के आगे टिक कर देगा ना वो इजिली। इस बूथ कैप्चरिंग से बचने के लिए और बिकॉज इंडिया जो है एक डिजिटल सिस्टम की तरफ जा रहा है, इसके लिए हम इंडिया ने सबसे पहले अडॉप्ट करा ईवीएम विच इज इलेक्ट्रॉनिक
वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो आपको यहाँ पे दिख रही है ना, दिस इज ईवीएम। अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो इस तरह से होता है, आप यहाँ पे खड़े होंगे इस तरीके से, एंड यहाँ पे आपके आगे सबसे पहले यहाँ पे जो कैंडिडेट का नाम है वो लिखा होता है, पार्टी का सिंबल होता है, एंड देन आपको यहाँ पे बटन को प्रेस करना होता है। ये जो ब्लू वाले हैं सबके सब ये बटन है। आप जिस बटन को प्रेस करोगे उसके आगे देखो ये डॉट लग रहा है, ये लाइट जलेगी यहाँ पे रेड कलर की, एंड आपका जो है वोट यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। इसके बाद आपको ये दिखा यहाँ पर, अब इससे कनेक्ट है ये वीवीपैट का मतलब क्या होता है, वेरीफिएबल वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इसमें क्या होता है पता है, ये आपको दिख रहा है स्लिप आएगी अंदर से, ये एक स्लिप आती है जो स्लिप आपको 3 सेकंड तक दिखेगी। अब इस स्लिप में क्या होता है, पहली बात कि सीरियल नंबर, क्या पे देखो सीरियल नंबर लिखा है ना, 5 7 इस तरीके से आपको 1 2 3 4 लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा होगा सीरियल नंबर, जो यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा कि 11 को आपने जो है वोट करा है, मान लो तरीके से यहाँ पर वो लिखा हुआ सीरियल नंबर। फिर जिस कैंडिडेट को आपने वोट कराया उस कैंडिडेट का नाम क्या है, वो देखो वो नाम आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा। एंड फिर आपका इलेक्शन का सिंबल क्या है, एंड ये आपका इलेक्शन का सिंबल। ये 3 चीज जो है आपको 3 सेकंड्स के लिए एक स्लिप यहाँ पर दिखेगी, उस स्लिप पे यहाँ पर 3 चीज होंगी। आपके हाथ में स्लिप नहीं आएगी, बस ये स्लिप जो है जनरेट होकर खुद नीचे चली जाएगी। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी मैंने इसका बटन दबाया था, फिर मैंने यहाँ देखा कि अच्छा ठीक है, ये रहा सीरियल नंबर जो है 7 है, ये रहा बीजेपी के कैंडिडेट का नाम है ये, और ये बीजेपी का सिंबल है। आपको इससे पता चल गया कि हाँ जी आपने जिस पर्सन को वोट करा है वही जो है रजिस्टर हुआ है। अलग सिस्टम में खराबी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज यहाँ पर करी जाती है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आई कि आखिर प्रोसेस समझ में आया कि आखिर काम कैसे करते हैं ईवीएम और आपका वीवीपैट के स्लिप। ठीक है जी। कहते हैं हम जब इसको इंडिया ने यूज करा, इंडिया के बाद नमीबिया भूटान वगैरह में भी इसका जो है यूज करने की बात यहाँ पे करी गई, और कुछ यहाँ पे इंडिया ने कई कंट्रीज को जो सपोर्ट भी करा। कहते अदर कंट्रीज ने टेक्नोलॉजी को देखा समझा पढ़ा, हालांकि कुछ कंट्रीज में ऐसा नहीं है, आज भी बहुत से कंट्रीज में मानते हैं कि ईवीएम जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है या हैक हो जाता है, काइंड ऑफ अलग अलग चीजों से, सबके अकॉर्डिंग है। ठीक है, एंड हैव रिसीव ट्रेनिंग फ्रॉम इंडिया टू अडॉप्ट इन देयर कंट्रीज। कुछ कंट्रीज ने इससे इंडिया से ट्रेनिंग ली है, इससे सामान लिया है, मटेरियल यहाँ पे लिया है, इनको इम्पोर्ट कराया है अपनी कंट्री में इसको यूज करने के लिए। वीडियो को समझा चुकी हूँ ऑलरेडी कि वीवीपैट एक ऐसा सिस्टम है जो कि फिजिकल पेपर का रिकॉर्ड यहाँ पर आता है, जिससे वोटर को पता चल जाता है, वोटर जो वेरीफाई कर लेता है कि जो उसका इलेक्ट्रॉनिक वोट गया है वो सही इंसान को गया है कि नहीं गया है। ये जो हमें बैकअप के रूप में प्रोवाइड करता है कि जिसको हमने करा है वेरीफाई, आपने वेरीफाई कर लिया, और जब काउंटिंग प्रोसेस होता है तो उसमें जो है काफी ये हेल्प यहाँ पर करता है। ये बात सिंपल समझ में आ गई। ठीक है जी। अब देखो हमने एक वर्ड पढ़ा था कि ईसीआई का काम है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को देना। अब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आखिर होता क्या है, जरा इसको भी एक बार समझ लेते हैं। कहते हैं ये जो कोड है बेसिकली एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जब भी एक पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे इलेक्शन लड़ती है उसे यहाँ पर कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, उसी यहाँ पर रूल्स को बोला गया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। बस सिंपल सी भाषा में समझ में आया। तो कहते हैं ये जो कोड है यहाँ पर वो फॉलो करी जाता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक लीडर, हर एक कैंडिडेट के द्वारा जब भी यहाँ पर वो इलेक्शंस में खड़ी होती है, ताकि फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शंस हो सके। अब क्या करना चाहिए लीडर्स को, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स यहाँ पे लिखे होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब जो है इन रूल्स में यहाँ पे लिखा होता है। तो कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स यहाँ पे दिखा रखे हैं इस कोड के। पहली बात बेसिकली, अब जो पार्टी की यहाँ पे सरकार ऑलरेडी थी, फॉर सपोज बीजेपी की यहाँ पे सरकार है, लेकिन दोबारा 5 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं ना, तो फॉर सपोज अब वो इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन सरकार तो बीजेपी की अभी है ना, तो उसके बाद थोड़ी बहुत, क्योंकि जब यहाँ पर टेन्योर खत्म होने वाला होता है, फॉर सपोज 2024 में एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, 2024 में अभी इलेक्शन हुए ना, तो मानती हूँ मैं कि इलेक्शन, मुझे मंथ नहीं आता रहा कौन से मंथ में हुए इलेक्शन, लेकिन 2024 में इलेक्शन हुए, मान लो वो सितंबर में हुए। इस सितंबर में जो इलेक्शन हुए 2024 में, अगली बार इलेक्शन कब होंगे, 5 साल बाद, इसके 2029 में। अब ये नहीं कि सितंबर में ही नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होंगे, क्या पता इलेक्शन जो अगस्त जुलाई में होने लग जाए, तो उससे पहले टेन्योर खत्म होने से पहले इलेक्शंस हो जाने चाहिए, ताकि हमको नेक्स्ट सरकार कौन सी बनने वाली है उसका हमको पता चल जाए। तो अभी यानी कि गवर्नमेंट अभी भी है, क्योंकि 5 साल पूरे नहीं हुए, इसके पास कुछ ऐसे यहाँ पर बेनिफिट्स होंगे, कुछ व्हीकल्स होंगे, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होंगे, यहाँ पर चीजें यहाँ पर होंगी जिसका वो कैंपेन में यूज कर सकती है। कैंपेन का मतलब कि जब भी पॉलिटिकल पार्टी गली गली घूमती है, नारे लगाते हुए जाते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, हम आपको फ्री पानी देंगे, फ्री बिजली देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो होती है कैंपेनिंग पूरी की पूरी, अपना मैनिफेस्टो बताने के लिए कि आप क्या करने वाले हो। अच्छा, तो कहते हैं जो रिसोर्सेज यहाँ पर, जो व्हीकल्स, हर एक चीज यहाँ पर गवर्नमेंट को अवेलेबल है, वो उसको इलेक्शन के पर्पज के लिए यूज ना करे, ये इंश्योर, ये भी यहाँ पर रूल का ही पार्ट होता है, ये रूल में यहाँ पे लिखा होता है क्लियरली।
प्लस यहाँ पे ये भी कहते हैं कि कोई भी नई जो स्कीम है, तो कोई भी नया प्रोजेक्ट है, अगर यहाँ पे इलेक्शन की डेट यहाँ पे अनाउंस होगी कि हाँ जी इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके बाद आप कोई भी नई स्कीम, कोई भी नया कैंपेन, कुछ भी गिफ्ट, आप कुछ भी यहाँ पे जो आप अनाउंस जो है वो नहीं कर सकते हो, ये अलाउड नहीं होता है। ये फर्स्ट रूल हुआ। अब फॉर सपोज मान लो भैया अब डेट अनाउंस हो गई कि हाँ जी 25 अगस्त से जो इलेक्शन होने वाले हैं, डेट अनाउंस हो गई। अब मोदी जी आ रहे हैं और मोदी जी 20 अगस्त को ना एक फॉर सपोज कोई स्कीम चालू कर रहे हैं जिससे लोगों का भला हो रहा है। वो क्यों करेंगे? ऑब्वियसली बात है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों पे प्रभाव डालने के लिए कि हाँ जी इलेक्शन आ रहे हैं, देखो मैंने स्कीम लेके आई है बढ़िया बढ़िया, तो आप मुझे ही वोट करना। इससे ये मना होता है कि आप जो ऐसा नहीं कर सकते हो अगर आप गवर्नमेंट ऑलरेडी फॉर्म है तो। सेकंड बात कहते हैं, और हर एक कैंडिडेट को जो है डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करने का और रेस्ट्रेंट करने का अधिकार होता है ताकि इलेक्शन जो है आराम से हो सके। कहते हैं हर एक कैंडिडेट जो अपना दिमाग लगा सकता है, कुछ चीजों को उसको लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए अपने अकॉर्डिंग इलेक्शन यहाँ पे सही तरीके से जो इलेक्शन को कंडक्ट कराने में हेल्प कर सकता है। थर्ड बात कह रहे हैं, इन्फ्लुएंस करना, वोटर्स को प्रभाव डालना उनके ऊपर थ्रू गिफ्ट। आपने गिफ्ट दिया, आप साड़ी दे रहे हो, बहुत चलता है अल्कोहल दे रहे हो, दारू बांट रहे हो, मौज से चल रहा है, बहुत बहुत दारू बढ़ती है इलेक्शंस के टाइम पे। अब मैं पता है हमेशा बोलती हूँ, एक बच्चे ने मुझसे कमेंट किया था कि मैम हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी अच्छी होती है ऐसे वैसे वैसे, लेकिन डेमोक्रेसी तो मैंने पढ़ा एक जगह पर कि डेमोक्रेसी तो बहुत ही फ्लॉड है इंडिया की, फ्लॉप है एक तरीके से, अच्छी नहीं है, बहुत कमियां हैं। मैंने उस बच्चे को यही बोला कि जो भी आप हिस्ट्री में पढ़ते हो वो चीजें हुई हैं, वो हुआ है, वो चीज हुआ है, हालांकि उसमें आधी चीजें पहले आप लोगों को नहीं बताई जाती थी कि मुगल्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, लेकिन अब जो है न्यू हिस्ट्री में आपको समझाते हैं क्लियरली है कि हाँ उन लोगों ने क्या बुरा भी किया था। एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि मैम आपकी वीडियो, आपकी चैप्टर्स के थ्रू, आपकी बुक्स के थ्रू हमको एक्चुअल में हिस्ट्री की डार्कर साइड्स क्या थी वो हमको पता चलती है। बिल्कुल ठीक बात है। ज्योग्राफी में जो आप पढ़ रहे हो वही होता है कि हाँ कहाँ पे क्या चीजें हैं, कहाँ पे क्या है, बिल्कुल सेम है। सिविक्स में पता है क्या होता है, जो आपका बुक में लिखा है ना उससे ऑन ग्राउंड रियलिटी ना बहुत अलग होती है कई बार। तो बुक में अगर लिखा है डेमोक्रेसी बहुत बढ़िया है, कोई करप्शन नहीं होता, ऐसा वैसा नहीं है। हमारे यहाँ करप्शन भर भर के है। हमेशा कहती हूँ वीडियोस में कि करप्शन बहुत है इंडिया में, पुलिस तो मतलब अतपार करप्टेड डिपार्टमेंट है। तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, कहते हैं तो वोट्स के लिए यहाँ पर अगर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो वोटर्स को तो ये पनिशेबल है। मैंने बोला भैया पनिशेबल तो है, लेकिन तब भी बहुत जगह करा जाता है। अगर इलेक्शन की डेट को अनाउंस होने के बाद नहीं करेंगे तो उनके पास लूप होल पकड़ के इलेक्शन से पहले कर देंगे। इलेक्शन तो आने ही वाले हैं ना, पता है ना इलेक्शन आने वाले हैं। बात तो पहले शुरू हो जाती है होनी कि हाँ जी भैया अगस्त में इलेक्शन है, तो जून में कर देंगे ये काम, अप्रैल में कर देंगे ये काम, क्या फर्क पड़ रहा है? शाम तो कर दिया ना आपने वोटर्स को बहलाने के लिए, तो वो यहाँ पर करते हैं। अब तो कहते हैं कुछ यहाँ पे कंप्लेन्स है यहाँ पे इस तरीके की जो कि यहाँ पे ईसीआई जो है वो हैंडल करता है। एक कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है साड़ी वगैरह, हाउस होल्ड अप्लायंसेस वुमेन वोटर्स को, दिख रहा है आपको इस तरीके से, ये मना है। कौन कौन सी कंप्लेन्स यहाँ पर ईसीआई के पास आती है वो बता रखा है। ठीक है, अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, कोई एक पार्टी जो है अपनी अपोजिशन पार्टी के लिए बुरी भला बोले, गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करे, वो यहाँ पर होता है। जो ऑफिशियल है गवर्नमेंट के वो यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं, मना है। अब 5-5 रुपए के नोट जो है देखो दिख रहा है यहाँ पे, बंडल्स यहाँ पे जो है पाए जाते हैं एक गाड़ी में यहाँ पर बेसिकली इंस्पेक्शन के टाइम पे, तो वो भी जो है वो मना है। ये कुछ कंप्लेन्स है यहाँ पर जो कि ईसीआई हैंडल करता है, उसको पता है ये सब चीजें होती है। अब यहाँ बोल रहे हैं बच्चा कि जो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है अडॉप्ट करा गया था केरला में 1960 में, जो कि वॉलेंटरली अप्रूव करा गया था रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, मतलब वॉलेंटरली मतलब अपनी इच्छा से इसको एक्सेप्ट करा था, अप्रूव करा था, जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव थे आपके केरला के, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव, जिनको हम सब ने अपने बेसिस पर अपने बिहाफ पर रिप्रेजेंट करा है, हमारे बिहाफ पे वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ के लॉ बनाने के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ पर था। ईसीआई ने सर्कुलेट करा इस पॉलिटिकल इस चीज को यहाँ पर, जो आपका ये सिस्टम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। उसके बाद ईसीआई ने इसको जनरल इलेक्शन जो हुए 1962 में, उसमें जो इसको अडॉप्ट करा, उसमें जो इसको फैलाया, बेसिकली सर्कुलेट करा, और 1991 से जो है ये प्रोएक्टिव बन गया है कि अब जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जो है 1991 से हर जगह पर माना जाता है, चाहे वो आपके जनरल इलेक्शन हो रहे हो, मतलब चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो, हर जगह जो है ये होता है। अब देखो यहाँ पे सिंपल आपको बता रखा है भैया टीएन शेषान के बारे में, पेरुनलई नारायण अय्यर करके इनका नाम है कुछ। तो ये जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे 1990 में। इन्होंने जो है बहुत सारे रिफॉर्म्स यानी कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस करे हैं, कुछ अच्छी चीजें यहाँ पर करी है उन्होंने। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को लाने के लिए कैंपेन यहाँ पर करा है, यहाँ पर रूल्स में रहकर उन्होंने शुरू करा था। वोटर आईडीज ये लेकर आए थे ताकि प्रॉक्सी वोटिंग ना हो सके, कोई एक इंसान दूसरे इंसान का वोट ना डाल सके, उसके लिए वोटर आईडी कार्ड लेकर आए थे। और स्ट्रिक्ट तरीके से विजिलेंस यानी कि देख रेख हो सके, सर्विलेंस हो सके कि यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो कितना खर्चा कर रहे हैं कैंपेनिंग में।
उस पे जो है आराम से जो है काम कर सके। ये सब जो है रिफॉर्म्स यहाँ पर टीएन शेषन जी जो है लेकर आए थे। इन्होंने बहुत हार्ड जो है बहुत अच्छे से जो है इन्होंने काम करा था जो वोटर्स हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, और इसलिए इनको जाना जाता है एज अ ऑफिसर जिन्होंने पहली बार जो है वो इलेक्शन जो मतलब एज ऑफिसर जिन्होंने इंडिया को इंडिया के इलेक्शंस को फेयर बनाया, पहले से ट्रांसपेरेंट बनाया और निडर बनाया इलेक्शन। सिंपल सी बात है यहाँ पर कुछ। अब देखो यहाँ पर कहते हैं किस तरीके से यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, थोड़ी बहुत यहाँ पे उसके बारे में चीजें बताते हैं। अंडरस्टैंडिंग इलेक्शंस इन इंडिया, वेरी ब्रीफ ओवरव्यू, बहुत ब्रीफली आपको बताया गया है और अच्छे से डिटेल में आप लोगों को ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ इंट्रो में भी और लास्ट वाली वीडियो में भी। तो कहते हैं इलेक्शन यहाँ पे आके हो किस तरह रहे, लोकसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबलीज की तरह उसकी बात कर लेते हैं। इलेक्शन जो है इंडिया में उन्हें हम कहते हैं फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी को हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि हाँ जी डेमोक्रेसी है, हम लोग के पास अधिकार है अपने, तो हम अपने अधिकार के रूप में वोट डालने जा रहे हैं एंड जिसको हम वोट डालेंगे वही इंसान जो है जीतेगा। तो वो फेस्टिवल है डेमोक्रेसी का। एक ऐसा टाइम जब सिटीजन जो है अपना अधिकार, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का, इस अधिकार को एक्सरसाइज करने जा रहे होते हैं, फ्रीली फेयरली रिस्पॉन्सिबली जाते हैं। वी नो दैट इंडिया फॉलोज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जहां पे प्राइम मिनिस्टर का मेन रोल होता है। वे सिटीजन जो है पार्टिसिपेट करते हैं इन वेरियस लेवल ऑफ इलेक्शंस में, चाहे वो लोकसभा के हो, नेशनल लेवल पे, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हो, स्टेट लेवल पे, और चाहे लोकल बॉडीज के हो, सिटी यानी कि टाउन यानी कि अर्बन यानी कि आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लेवल पे, विलेज यानी कि गांव यानी कि ग्राम पंचायत के लेवल पर ये हो रहे हैं। रूरल कहते हैं द कंट्री इज डिवाइडेड। अब आप लोगों को पता है कि जब भी लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं हमारी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है बांटा जाता है। समझ में आई ये चीज, बहुत अच्छे से पता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है, एरिया, एरियाज में जो है बांट दिया जाएगा। हर एक एरिया से हर एक पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट जो है वो एक कैंडिडेट जो है खड़ा होगा, जिस कैंडिडेट को उस पर्टिकुलर एरिया से मेजर जो है वोट्स मिलेंगे वो कैंडिडेट जो है इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि इस एरिया से जो है जीत जाएगा। अगर वो जीत जाएगा तो बन जाएगा एमपी। इस तरीके से बनते हैं आपकी लोकसभा में 543 एमपीज। ये आप लोगों को पता है, यही 543 एमपीज होते हैं जिनमें से अगर कोई मेजोरिटी पार्टी है, भाई बीजेपी है चाहे वो कोई पार्टी है, उसका जो लीडर होता है यहाँ पे उसी को इलेक्ट कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करते हैं एज अ पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ये बात क्लियर आप लोग। और फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट के साथ मिलकर इन्हीं एमपीज में से कुछ एमपीज को मिनिस्टर बनाता है, एक होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो चीजें प्रोसेस आप लोग को वहां पे समझा चुकी थी, यहाँ भी ब्रीफ में बता दिया है। कहते हैं ये जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं लोकसभा के, इन्हें क्या बोलते हैं बच्चा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। और जो यहाँ पे कैंडिडेट इलेक्ट करे जाते हैं स्टेट असेंबलीज के लिए उन्हें हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएल। क्लियर है ये चीज। कहते हैं इंडिया जो है फर्स्ट पास द पोस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को यहाँ पे यूज करता है कि जिस भी कैंडिडेट को मैंने बोला मेजोरिटी वोट्स यहाँ पे जिसको भी मिल जाएंगे वो कैंडिडेट जो है वो जीत जाएगा। अब मैंने ये नहीं बोला कहीं पर भी कि 50% वोट कम से कम मिलने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पर ये होता है फर्स्ट पास दी पोस्ट का कि यहाँ पर जिसको मेजर वोट्स मिलेंगे, सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलेंगे वो जो कैंडिडेट होगा वो जीत जाएगा। मैंने ये नहीं बोला कहीं पर भी कि एक इंसान एक कैंडिडेट तभी जीतेगा जब उसको 50% वोट मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। मेजर वोट्स मिल गए, वो सपोज यहाँ पे 1000 वोट डले हैं, 1000 में से अगर आपको 400 मिले हैं, एक को यहाँ पर 300 मिले हैं, एक को यहाँ पर 200 मिले हैं और एक को यहाँ पर 100 मिले हैं, तो जीतेगा कौन, ये 400 वाली पार्टी ये जीत जाएगी। अब पता है हालांकि इसका डीमेरिट कितना बड़ा है कि ये 300 प्लस 200 प्लस 100 यानी कि 600 लोग नहीं चाहते कि ये वाली पॉलिटिकल पार्टी बने, मात्र 400 लोग चाहते हैं, लेकिन तब भी क्योंकि इसके पास मेजर वोट्स है ये जो पार्टी होती है जो कैंडिडेट होता है वो जीत जाता है। ये इसके कुछ डिमेरिट्स है लेकिन वो आपको नहीं पढ़ने हैं अभी। जैसे आप लोगों ने देखा था क्लास वाले में कि यहाँ पर क्या होता है, गुरमत जो है वो यहाँ पर उसको जो है सिर्फ और सिर्फ 12 वोट्स मिले थे आउट ऑफ 33, है ना, लेकिन तब भी जो है वो जीत गई थी यानी कि। तो ठीक है ये चीजें होती है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। एक और सिस्टम यहाँ पर होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उसको आगे हम पढ़ने वाले हैं, नॉट इन डिटेल, वो बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को नहीं पढ़ना है। कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को जो अलग अलग नाम से जो है जाना जाता है, अलग अलग लैंग्वेजेस में, विधानसभा में, नियम सभा में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग स्टेट्स में इसको जो है जानते हैं। कहते हैं आफ्टर द वोटिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड, जब आपका जो वोटिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन का, गवर्नमेंट यहाँ पर बननी शुरू होती है। वोटिंग प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो गया, आपने जो है वोट डाल दी जिसको डालना था, अब यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म होने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। कैसे होगी, जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर है अगर वो मेजोरिटी उसको वोट जो है मिल गए तो बढ़िया वो जो सरकार फॉर्म कर लेगी। आई टोल्ड यू सिंगल पार्टी गवर्नमेंट, इसलिए 12 बोल रही हूँ, प्लीज एक बार जाके लास्ट वाली वीडियो को देख लो, अगर वो नहीं देखोगे तो आपको कई चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, प्लीज एक बार जाके उस पार्ट को देख लो।
या अगर यहाँ पे बनेगी कोलिगेशन, कोलिगेशन का मतलब क्या होता है, दो पार्टीज ने यहाँ पे हाथ में डालिए, दो पार्टीज, तीन पार्टीज, चार पार्टीज, कि भैया हमें जो है वोट्स यहाँ पर कम मिले हैं, तू थोड़ा सा मिल जा, तू थोड़ा सा मिल जा, तू थोड़ा सा मिल जा, और हमारे जो है वोट्स कंबाइन हो गए, अब हम लोग के पास मेजोरिटी वोट्स हैं देन द अपोजिशन पार्टी, अब जो है हम लोग सरकार फॉर्म कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड कोलिगेशन। समझाया था मैं लास्ट क्लास में। तो मेजोरिटी सीट्स अगर हमें, तो इसको जो है यहाँ पे क्या होगा, लोकसभा में जो है फिर नेशनल गवर्नमेंट जो है फॉर्म करेंगे, जो भी यहाँ पे लीडर होता है इस मेजोरिटी का वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, बता रखा है मैंने। और जो यहाँ पे स्टेट लेवल पर जो भी लीडर होगा वो क्या बन जाएगा, आपका चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। बार बार बता रही हूँ, प्लीज इस बातों को याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आप लोग को बताया गया सिंपल सी भाषा में कि जो एमपी में और एमएलए यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, वो आप लोग को एक छोटा सा उसके थ्रू बता रखा है, कुछ डायलॉग्स के थ्रू। अब मैंने बताया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी है, जब सेंट्रल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं लोकसभा यानी कि, तभी तो जो आपके एमपी बनते हैं, ये क्या करते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस को जो मैटर्स होते हैं उन पे काम करते हैं, यानी कि नेशनल लेवल पे हम लोगों को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करते हैं, ये एमपी करते हैं। अगर स्टेट लेवल पे इलेक्शंस हो रहे होंगे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बैठेंगे, कौन बैठेंगे, आपके एमएलए बैठेंगे, ये क्या करेंगे, ये हमें स्टेट के लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो एमपी होते हैं वो हमको नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बस यही यहाँ पे आपका डिफरेंस यहाँ पर समझा रखा है। दोनों को यहाँ पर चूज करेंगे हम सेम इलेक्टोरल प्रोसेस से, लेकिन अलग अलग लेवल जो इनका काम करने का होगा, इनका शासन करने का अलग अलग लेवल होंगे। ये जो है नेशनल जो लेवल, नेशनल जो इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं, डिफेंस है, आपका एक्सटर्नल अफेयर्स है, फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग है, करेंसी है, इन पे डील करेंगे। स्टेट जो है आपके पुलिस है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड, इन सब पे डील करेंगे। तो उनके पास अपने अलग अलग मैटर्स होते हैं। मैंने बताया इफ अ पार्टी और कोलिएशन यहाँ पर अगर मेजोरिटी ऑफ द सीट जो है जीत जाता है लोकसभा में, तो वो नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और जो भी उसका लीडर होगा वो कौन बन जाएगा, आपका प्राइम मिनिस्टर। और यही बात यहाँ पे सेम लिखी हुई है स्टेट लेवल पे, यहाँ पर कि स्टेट्स में क्या होगा, अगर कोई यहाँ पे पार्टी है, कोई कोलिएशन है, यहाँ पर वो जो है मेजोरिटी सीट जो है वो जीत जाती है किसी भी स्टेट असेंबली में, तो वो जो है गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, और जो उसका लीडर होता है उसे हम बोलेंगे स्टेट का चीफ मिनिस्टर। सिंपल सी बात है जी। अब देखो कहते हैं जो आप लोग जैसे आपने फिगर ऊपर आप लोगों ने देखा था कि जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन अपैरेटस का पार्ट है, कि इलेक्शन का जो लेवल यहाँ पे चल रहा है उसका पार्ट यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन भी है, कि सबसे ऊपर यहाँ पे आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके नीचे हम लोगों को पता है यहाँ पर आएगा हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 5 बॉडीज के इलेक्शन करा रहा था, और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है मात्र एक बॉडी आपकी लोकल गवर्नमेंट है, चाहे वो आपका अर्बन लेवल पर हो, चाहे वो आपका रूरल लेवल पर हो, यानी कि चाहे वो आपका म्यूनिसिपैलिटी हो, चाहे वो आपका ग्राम पंचायत, तो दोनों के इलेक्शन जो है कौन कराता है, आपका ये लोकल बॉडीज के आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कराता है। तो मैंने वही बोला इंपॉर्टेंट रोल है उसका, सिर्फ और सिर्फ जनरल या स्टेट इलेक्शंस में नहीं, बल्कि यहाँ पर कहते हैं कि लोकल बॉडीज के इलेक्शंस को कराने में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहते हैं ये इट वर्क्स इन कंसल्टेशन विद ईसीआई इन दीज मैटर्स, यानी कि जो भी यहाँ पर उसे काम करना होता है स्टेट का या लोकल बॉडीज का, यहाँ पर जो इलेक्शन यहाँ पर कराता है वो, तो वो ईसीआई से यहाँ पर इन मैटर्स में कंसल्ट करता है। एंड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यहाँ पर, और जो बाकी यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजंस थे वो सब यहाँ पर इसमें भी यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी होगी। अच्छा, अब देखो ये जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं हम बाद में डिस्कस उसको कर लेते हैं। कहते हैं अब हम बात करते हैं आगे आप लोगों की इलेक्शन जो राज्यसभा, आखिर राज्यसभा में इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, उन्हें कौन करा रहा है। कहते हैं द कैंडिडेट्स इलेक्टेड टू द राज्यसभा आर नॉन आल्सो नोन एज एमपी। वो बताया मैंने भैया ऑलरेडी कि एमपी यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब क्योंकि पार्लियामेंट है यहाँ पर तो पार्लियामेंट में लोकसभा भी है, पार्लियामेंट में राज्यसभा भी है। इसे हमने बोला था लोअर हाउस, इसे हमने बोला था अपर हाउस, इन दोनों के यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। इसके इलेक्शन जो है वो हम लोग यहाँ पर खुद हम लोगों के थ्रू यहाँ पर होते हैं, डायरेक्टली इलेक्शन होते हैं इसके। हम लोग खुद इसके मेंबर्स को जो 543 होते हैं हम लोग इसको इलेक्ट जो है वो करते हैं। लेकिन जो आपके राज्यसभा के जो आपके मेंबर्स होते हैं 245 मेंबर्स, इनका जो है इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है, इनके आपके इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं एमएलए के द्वारा। कौन करता है बच्चा, आपका एमएलए। एमएलए को हम लोगों ने इलेक्ट करा होता है, और ये जो एमएलए होते हैं वो बाद में आपके राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। ये बात सिंपल। अब देखो आपको वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो कैसे होता है, क्या होता है। लेट अस रिविजिट द एग्जांपल ऑफ सर्वोदय स्कूल, जो हमने भी ऊपर यहाँ पर देखा था। इमेजिन करो यहाँ पर स्कूल यहाँ पर हो रहा है, स्कूल यहाँ पर चल रहा है, और स्कूल में ना यहाँ पर आप सोचो स्कूल के लेवल पर एक स्पेशल काउंसिल बन रही है। आप सोचो कि जो यहाँ पर आप लोगों ने हम लोगों ने जो इलेक्शंस की बात करी, हमने सीआर को चूज करने की बात करी। अब हर एक क्लास का, अब देखो ये क्लास फर्स्ट, ठीक है, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ, यहाँ पे सबने जो है अपना अपना एक क्लास का रिप्रेजेंटेटिव चूज करा। अब मैंने बोला अब स्कूल की ना एक काउंसिल बैठ रही है, स्पेशल काउंसिल। इस स्पेशल काउंसिल में यहाँ पर जो ये सीआर है, सारे के सारे सीआर जो है मिलकर एक या दो स्पेशल काउंसिल के लोगों को यहाँ पे इलेक्ट करेंगे।
इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन, कि आपने इस काउंसिल के लोगों को इलेक्ट नहीं करा, आपने सीआर को इलेक्ट करा था, इन सीआर ने मिलकर स्पेशल काउंसिल के लोगों को यहाँ पे इलेक्ट करा है। और ये सेम प्रोसेस यहाँ पे चलता है आपका राज्यसभा के इलेक्शंस का, कि हम लोगों ने, जो पॉपुलेशन है हमारी, हम लोगों ने जो है मिलकर किसका इलेक्शन करा, हम लोगों ने एमएलए को इलेक्ट करा, एक स्टेट का एमएलए इलेक्ट हुआ। अब वो जो स्टेट का एमएलए है, वो सारे के सारे एमएलए मिलकर जो राज्यसभा के मेंबर बैठे हैं 245, ये सबको सबको इलेक्ट नहीं करेंगे, अपनी स्टेट से रिप्रेजेंट करने के लिए उनको किसको चूज करना है वो ये एमएलए डिसाइड करेंगे, कि वो जो मेंबर्स है फिर वो राज्यसभा के मेंबर्स बनेंगे उस पर्टिकुलर स्टेट की। क्योंकि जिस तरह लोकसभा में हर एक स्टेट से यहाँ पे कुछ लोग इलेक्ट हुए थे, जैसे दिल्ली से यहाँ पे 7 हुए थे, इस तरीके से ऐसे में से ही राज्यसभा में भी कुछ लोग जो है जाकर बैठेंगे। अब देखो, अगर दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में मैंने बताया कि एमएलए कितने होते हैं, 70, ठीक है। ये सब लोग जो है मिलकर राज्यसभा की, पता है, राज्यसभा के 3 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। समझे, ऐसे ही हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, जिसकी पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी, एमएलए ज्यादा होंगे, तो ज्यादा लोगों को जो है राज्यसभा में बैठाएंगे। क्योंकि जितनी बड़ी स्टेट, जितनी बड़ी पॉपुलेशन, उतने ज्यादा ही वहां पे लोग जो है राज्यसभा में आपके स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पर बैठे होंगे। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया, मैंने आपको क्या बोला है। कहते हैं आउट ऑफ 245 मेंबर्स में से अगर बात करूं यहाँ पर राज्यसभा के 233 मैंने आप लोगों को बताया था ये इलेक्टेड होते हैं एमएलए के द्वारा, और जो बाकी होते हैं यहाँ पर 12 भी नॉमिनेट करे जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। हर एक स्टेट जो है अलॉट करती है डिफरेंट नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, बताया मैंने। मोर पॉपुलस स्टेट, अगर ज्यादा पॉपुलेशन आपकी स्टेट में, जैसे कि यूपी, तो वहां पे जो है ज्यादा लोगों को राज्यसभा में रिप्रेजेंट करने के लिए वहां के एमएलए जो है वो इलेक्ट कर भेजेंगे। ये बात समझे। इलेक्शन इनका भी हो रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली इलेक्शन है। आपने एमएलए को चूज करा है, आपकी स्टेट के एमएलए जो है सब मिलकर आपकी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए राज्यसभा में मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, जैसा अरुणाचल प्रदेश है तो वहां पे कम लोग होते हैं, तो यहाँ पे जो है कम लोग यहाँ पे जो इलेक्शन कराते हैं। कहते हैं राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड द परमानेंट हाउस, राज्यसभा को जो हम क्या बोलते हैं, इसको हम परमानेंट हाउस भी बोलते हैं, और ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। जैसे कि आपका लोकसभा था, वो तो हर 5, एक सेकंड रुकना, ओके, जैसे आपका लोकसभा था वो तो हर 5 साल बाद जो है खत्म हो जाएगा, एक पार्टी का टेन्योर, एक गवर्नमेंट का, और फिर उसके बाद जो इलेक्शंस होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे डिसॉल्व होगी, वो नहीं होगी। राज्यसभा जो है डिसॉल्व नहीं होते, वो परमानेंट हाउस जैसे हम कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि इसे हम परमानेंट हाउस बोलते हैं, जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। हर 6 साल में जो है इसके इलेक्शंस होते हैं, मतलब बेसिकली हर 6, मतलब कैसे बताऊं, ऐसे मान लो कि हर एक मेंबर का जो है 6 साल का टर्म होता है, 5 साल का नहीं होता है नॉर्मल इलेक्शन की तरह। राज्यसभा के मेंबर्स का 6 साल का टेन्योर होता है। हर 2 साल बाद 1/3 जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, वो वहां से निकल जाते हैं, उनको वहां से हटा दिया जाता है। अब ये प्रोसेस पूरा चलता कैसे, दैट इज लिटरली नॉट योर सिलेबस, ये आप लोगों का सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई इसका मैकेनिज्म हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, आपको इस क्लास में उसके बारे में नहीं पढ़ना, तो मैं आप लोगों को फालतू का नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद कंफ्यूज जाके हो जाओ। सिंपल सी बात है भैया, कि हर 2 साल बाद 1/3 जो मेंबर्स यहाँ पर है, फॉर सपोज 245 मेंबर्स है, ये हमने देखा, इसका 1/3 अगर मैं निकालू, 1/3 अराउंड कितना आएगा, 81 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मान लूंगी कि 82 मेंबर्स जो है हर 2 साल बाद जो हटेंगे, और नए नए यहाँ पर आते रहेंगे। 82 हटे, कोई और आ गए, फिर 82 जो और पुराने थे वो हटेंगे। इस तरीके से जो यहाँ प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, ये यहाँ पर रहता है। अब यहाँ पे कहते हैं डिफरेंस यहाँ पर होता है इसके वोटिंग प्रोसेस में, क्योंकि जो आगे वोटिंग का आप देखोगे राज्यसभा के प्रेसिडेंट वगैरह के, उन सबकी जो वोटिंग है वो फर्स्ट पास द पोस्ट नहीं होती है, कि जिसको ज्यादा वोट्स मिले वो जीत जाएगा, नहीं। उनकी वोटिंग होती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से। अब इसमें पता है क्या होता है, हालांकि इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़ना है आप लोगों को इसके बारे में भी, कि फॉर सपोज यहाँ पर एक पार्टी है, जिसमें मैंने बताया 1000 वोट्स होने हैं, 1000 वोट्स में से एक पार्टी को मैं कहूंगी 20% वोट मिले, एक पार्टी को 40% वोट मिले, एक पार्टी को 5% वोट मिले, एक पार्टी को 10% वोट मिले। अगर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होगा तो मेजोरिटी वोट्स किसको मिले हैं, 40% को, ये पार्टी जो है जीत जाएगी पूरे के पूरे इलेक्शंस में। ये फर्स्ट पास द पोस्ट मतलब। लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में क्या होता है कि अगर 20% वोट इसको मिले हैं तो 1000 का 20% निकालो, यानी कि 200 सीट जो है इसके पास जाएंगी। फिर इसको 40% वोट मिले हैं तो 1000 का 40%, यानी कि 400 सीट्स इसको मिलेंगी। इसको 5% मिले हैं तो 5 सीट्स इसके पास जाएंगी।
यानी कि एक भी परसेंट का वोट इसमें वेस्ट नहीं जाता है। दिस इज कॉल्ड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जितने भी आपको वोट या परसेंटेज यहाँ पर मिला है उसके अकॉर्डिंग आपको सीट्स एलोकेट ही करी जाएंगी। एक फेयर रिप्रेजेंटेशन जो है छोटे से छोटे स्टेट्स को, छोटे छोटे नंबर को यहाँ पे फेयर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो इतना यहाँ पर आपको समझा सकती हूँ मैं अभी, बिकॉज बाकी हायर क्लासेस में आप लोगों को पढ़ोगे तो अभी आपको नहीं पढ़ना है। अच्छा, राज्यसभा की बात करूं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स हम जिसे बोलते हैं, जो आपके वो होता है वो लोअर हाउस है, ये आपका ये। अच्छा, देखो आपको बताया मैंने एमएलए है भैया। एमएलए क्या करेंगे यहाँ पर, इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पर इसके होते हैं, ये इलेक्ट करेंगे 233 मेंबर्स को यहाँ पर राज्यसभा के। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो बचे हुए 12 मेंबर्स को यहाँ पे नॉमिनेट कर देगा। ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं ऑलरेडी कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करे जाते हैं एमएलए के द्वारा। इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पर होते हैं और जो प्रेसिडेंट होता है वो 12 इंडिविजुअल्स को यहाँ पर नॉमिनेट कर देता है उनके डिस्टिंग्विश बेसिस पे। डिस्टिंग्विश सर्विस कोई करी है लिटरेचर में, आर्ट्स में, साइंस में, तो उसको जो नॉमिनेशन होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा, एग्जाम्पल के पास सपोज, चलो आगे बढ़ेंगे उसको। जैसे मान लो हेमा मालिनी जी है, या आपकी वो कौन है, अमिताभ बच्चन की वाइफ का क्या नाम है, नाम भूल गई उनका, वो भी जो है राज्यसभा की मेंबर है। ठीक है, तो वो भी नॉमिनेट करी गई है प्रेसिडेंट के द्वारा। इस तरह से यहाँ पर जो है कुछ होता है। इवन इवन एक इसमें से एक आधा जो है इलेक्शन में खड़े होते हैं और उनको जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट भी करा जाता है एमएलए के द्वारा। तो वो अलग अलग पार्टी की जो उनको सीट्स भी मिलती है। एग्जाम्पल मुझे नाम नहीं याद आ रहा मुझे जुबान पे, इसलिए उसको बाद में बताऊंगी आप लोगों को। कहते हैं सीट का एलोकेशन ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। जिस भी स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसके ऑब्वियस बात है एमएलए ज्यादा होंगे। मैंने बताया था कि जितनी बड़ी स्टेट उतने ज्यादा उसके एमएलए होंगे। दिल्ली में छोटी है, बहुत छोटी सी, इसलिए उसके 70 होते हैं, किसी किसी के 100 होते हैं, किसी किसी के 400 कुछ है। यूपी वगैरह के तो इतने एमएलए होते हैं। तो ये 400 एमएलए जो है बहुत ज्यादा काफी अच्छे खासे मेंबर्स को राज्यसभा में इलेक्ट करेंगे ना। तो यहाँ पर डिपेंड करता है यहाँ पर अलग अलग, तो ज्यादा सीट्स जो आपकी होंगी। ये बता दिया मैंने ऑलरेडी कि राज्यसभा जो परमानेंट बॉडी है, जो उसके 1/3 मेंबर्स है, हर 2 साल बाद वो रिटायर हो जाते हैं। और एमएलए का जो वोट होता है, जो एमएलए यहाँ पर वोट करता है, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अकॉर्डिंग करता है। अपने प्रेफरेंस जो है हर एक कैंडिडेट को देता है। आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं इलेक्शन जो यहाँ पर प्रेसिडेंट का यहाँ पर करा जा रहा है, कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करा जाता है कॉमन लोगों के द्वारा। हम लोग अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते हैं। अब जो भी आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, आपका वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, आपका राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, ये सब जो इलेक्शन है आपके, ये सब इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। हमने यहाँ पर कुछ लोगों को इलेक्ट करा, ठीक है। हमने यहाँ पर किसको करा, हम लोग यहाँ पर एमपी को इलेक्ट करते हैं, हम लोग यहाँ पर एमएलए को इलेक्ट करते हैं, हम लोग इनको करते हैं। एमपी में भी हम लोकसभा के एमपी को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो है लोग मिलकर इन सब लोगों को यहाँ पर इलेक्ट करते हैं। तो कुछ यहाँ पे करेंगे, कुछ एमएलए एमपी करते हैं, कुछ सिर्फ एमपी करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोसेस यहाँ पर चलता रहता है। अच्छा, जो लोकल गवर्नमेंट के आपने देखे थे ग्राम पंचायत वगैरह के, उन लोगों का कोई खास रोल जो है नेशनल लेवल पे नहीं होता, तो वो लोग किसी को भी इलेक्ट करने में हेल्प नहीं करते हैं। अच्छा, अब देखो इनका इलेक्टोरल कॉलेज कैसा होता है, कौन कौन इसके अंदर बेसिकली होता है उसकी बात करूं। इनके इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चाहे वो आपके दोनों ही हाउसेस के हो, चाहे वो आपके लोकसभा के हो और चाहे वो मेंबर्स आपके राज्यसभा के हो, लेकिन जो भी आपके इलेक्टेड है, पहले बता रही हूँ, जो आपके इलेक्टेड है, इलेक्टेड कौन कौन है, एक तो ये 543 लोकसभा के और ये 233 आपके राज्यसभा के। एक तो ये लोग हुए, ये लोग यहाँ पर मिलकर, प्लस जो सारी के सारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, जो 2 यूटीज है, इन सबके जो एमएलए होते हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पर आते हैं। वो सब भी यहाँ पर मिलेंगे, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, हजारों की तादाद में होते हैं वो सब जो लोग, और प्लस ये लोग यहाँ पर मिलकर प्रेसिडेंट को यहाँ पर इलेक्ट करते हैं। समझ में। अब जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है मैंने बताया, वो भी यहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा करा जाता है। फर्स्ट पास द पोस्ट यहाँ पर भी नहीं होता है। और क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसलिए हमें जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, एमपी वगैरह, लोकसभा राज्यसभा के, और जो स्टेट लेवल पर है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए आपके, उन दोनों ही आपकी गवर्नमेंट का हमें सपोर्ट चाहिए होता है। एंड जो यहाँ पे रूल्स होते हैं वोट करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए, बहुत एलेबोरेट होते हैं वो। बेसिकली जो ज्यादा बड़ी स्टेट है तो उसका ज्यादा बड़ा से यहाँ पर होगा, ज्यादा उसका वो होगा। कहते हैं अब यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे दिखा रखा है, कौन कौन यहाँ पे इस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मैंने बताया राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, वो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज करे हैं, वो भी जो आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। और व्हाट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल बेटा, आपकी आज के टाइम पे मे, आम, बी, में, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो कहते हैं आम, हाँ में, आम, बिकाऊ थे। 5 स्टेट्स आज के टाइम पर ऐसी हैं जिनमें मैं कहूंगी लेजिस्लेटिव काउंसिल है आज भी।
अब मैं क्या बोल रही हूँ बार बार मे आम बी का, क्या कर रही हूँ मैं ये, मतलब पहले ऐसा था कि यहाँ पे 6 स्टेट थी ऐसी जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल बेसिकली क्या होती है, ये आपका पार्ट है बाई कैमरल लेजिस्लेचर का। अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है, एक ऐसी मैं कहूंगी लेजिस्लेटिव बॉडी यहाँ पर है जो कि अगर आपकी स्टेट में है उसमें जो 2 हाउसेज होंगी। फॉर सपोज अगर आपकी स्टेट में यहाँ पर, अगर आपकी स्टेट मान लो आंध्र प्रदेश है, अगर आपकी स्टेट महाराष्ट्र है, ठीक है, अगर आपकी स्टेट बिहार है, अगर आपकी स्टेट कर्नाटक है, आपकी स्टेट तेलंगाना है, ये 5 स्टेट्स हैं। तो आपकी स्टेट में क्या होगा, एक तो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और एक आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। हालांकि लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कोई खास पावर्स नहीं होती है, जस्ट बेसिक सी बात आपको बताने के लिए। तो कौन कौन से स्टेट्स मैंने बोली, आंध्र प्रदेश, मैंने बोली महाराष्ट्र, तो मे आम, ठीक है, आम, बी, बी से आपका आएगा बिहार, काऊ कर्नाटक, और थे से आपका आएगा तेलंगाना। ये जो है 5 स्टेट्स होती हैं आपकी, जिनमें मैं कहूंगी कि आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। और जो भी यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स यूटीज के हैं दिल्ली पुडुचेरी के, वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होते। अब बोल रहे हैं भैया कि ऐसा क्यों करा गया है यहाँ पे कि नॉमिनेटेड को यहाँ पर पार्ट नहीं बनाया गया। वो इसलिए बिकॉज जिन भी लोगों को, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट बेसिकली काम जो है हम लोगों के लिए यहाँ पर वो कर रहा है, कर रहे हैं, मतलब कर रहा है क्या होता है, कर रहे हैं। अब प्रेसिडेंट यहाँ पर ऐसे होने चाहिए जिनको, जो हम लोगों ने मेंबर्स को इलेक्ट करा है वो लोग उनको इलेक्ट करें, कि उन लोगों को हमारी चॉइस पता है। तो वो लोग खुद जो है एमएलए एमपी जो इलेक्टेड है सारे के सारे, वो लोग जो है प्रेसिडेंट को यहाँ पर इलेक्ट करें। ये यहाँ पर इसलिए करा गया है ताकि जो इलेक्टेड मेंबर्स है सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन करे, नॉमिनेटेड ना करे, बिकॉज नॉमिनेटेड को तो खुद प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, तो क्या पता उसके इन्फ्लुएंस में आकर वो लोग उसे करे, इसलिए यहाँ पर ही नहीं करा जाता है। इसलिए डेमोक्रेटिक की जो लेजिटिमेसी है वो यहाँ पर बनी रहती है, क्योंकि प्रेसिडेंट को यहाँ पर लोगों के विल को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, जो इनडायरेक्टली है, लेकिन यहाँ पर कंट्री का ऑफिशियल पर्सन उसको मानते हैं ना, मानते हैं। कहते हैं, बात करें अगर मैं इलेक्शन यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के यहाँ पर किस तरह से होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडिया का, वो इलेक्टोरल कॉलेज उनका कैसे होता है। तो जो भी यहाँ पे एमपी यहाँ पर होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो और चाहे वो राज्यसभा के हो, चाहे बेटा वो आपके इलेक्टेड हो और चाहे वो आपके नॉमिनेटेड हो, सारे ही मेंबर्स, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एमपी, ये जो लोग होते हैं ये मिलके वोट करते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए। और अगेन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल करा जाता है, फर्स्ट पास द पोस्ट का इस्तेमाल नहीं करा जाता है। अच्छा, एक और बात प्लीज याद रखते हैं, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चैप्टर है, मैंने जहां भी ये अंडरलाइन करा हुआ है, ये सब यूजुअली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को हाईलाइट करती हूँ ऐसे करके, ये सारे ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट को जो है ना आपका राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है, प्लीज इस पॉइंट को याद रखना। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। और अगर ऐसा हुआ कभी कि प्रेसिडेंट बीमार पड़ गया है, कुछ भी यहाँ पर हो गया तो उस टाइम के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो उनकी जगह पर कुछ टाइम के लिए बैठकर रूल जो है वो करते हैं। तो ये बात प्लीज आप लोग जो है जरा याद रखना। नेक्स्ट देखो, इससे पहले आपकी वीडियो जो है 1 घंटे की हो, मैं उससे पहले चैप्टर खत्म कराऊं फटाफट से, बिकॉज 1 घंटे के बाद मेरे को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, बहुत लंबी लगती है मुझे वीडियो। चैलेंजेस एंड रोड अहेड की बात करूं, इंडिया का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो सेलिब्रेट करा जाता है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज, ये बता चुकी हूँ ऑलरेडी इस लाइन को। However, like all the system, अब सब सिस्टम की तरह इसमें भी कुछ चैलेंजेस है। चैलेंजेस जैसे कि ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन इलेक्शंस, जो यहाँ पर पैसों का यहाँ पे इस्तेमाल करा जाता है इलेक्शंस में, वो प्रॉब्लम है। सिग्निफिकेंट पोर्शन यानी कि बहुत बड़ा जो प्रोपोर्शन है यहाँ पर कैंडिडेट्स का, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड यहाँ पर रहा है कोई ना कोई, तो वो भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वोटर्स की एपैथी का मतलब क्या है कि वोटर्स यहाँ पर जो है वोट करने में इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पर, तो वो एक प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। पर्टिकुलरली शहरी एरियाज में बहुत होता है कि उन लोगों को बहुत काम है, आज छुट्टी है, आज तो क्या जाना वोट करने के लिए, तो वो लोग नहीं जाते हैं वो लोग इजीली। अच्छा, तो ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन जो है इससे यहाँ पर बन के निकलता है हेल्थ या फ्यूचर को लेकर हमारी डेमोक्रेसी का, जो कि अच्छा नहीं होता है। कहते हैं वे फॉरवर्ड लाइज इन एम्पावरिंग वोटर्स विद द इंफॉर्मेशन दे नीड टू मेक अ थॉटफुल एंड रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस। अब इससे क्या होता है कि जो वोटर्स को यहाँ पर बेसिकली उस चीज के लिए यहाँ पर एम्पावर करना कि वो लोग एक सही चॉइस यहाँ पर कर सके, रिस्पॉन्सिबल चॉइस कर सके, इसके लिए बहुत जरूरी है वोटर को एम्पावर करना, उनको सही रास्ता दिखाना, उनको अवेयर करना। मीडिया एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन वगैरह हम यहाँ पे कर सकते हैं लोगों की यहाँ पे हेल्प करने के लिए, खासकर यूथ यहाँ पर समझे कि यहाँ वोटिंग कितनी जरूरी है और सही तरीके से उसे करना बहुत जरूरी है। जो एक अवेयर या विजिलेंट वोटर है, जिसको नॉलेज, जिसको पता है, अवेयर है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट सेफगार्ड है डेमोक्रेटिक सिस्टम का। अगर आप लोगों को पता है, अगर आप अपनी ड्यूटीज को लेकर रिस्पॉन्सिबल हो कि हाँ जी मुझे वोट करना ही करना है, तो आप जो है बहुत अच्छे डेमोक्रेटिक सिस्टम के सपोर्टर हो, आप उसके सेफगार्ड हो, उसका ध्यान रखते हो। और ये शुरुआत होती है एक रिस्पॉन्सिबल वोट डालने से। एक वोट जरूर डाल के आना चाहिए आपको, बिकॉज दिस ऑल दिस चैप्टर इज अबाउट वोटिंग सिस्टम। तो वोट करना कितना जरूरी है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
एंड दिस वाज ऑल ऑफ योर चैप्टर। फटाफट जरा बिफोर मूव ऑन कर लेते हैं, 1 मिनट 1.5 मिनट रह गई है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है कॉर्नर स्टोन है, बेसिस है बिल्कुल इंडियन डेमोक्रेसी का, बता चुकी हूँ ऑलरेडी। वोट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक वोटर को जो है सीरियसली इसको लेना चाहिए और वोटर का अवेयरनेस जो है जरूर फैलाना चाहिए, बिकॉज वोट करना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कहते हैं सबका जो है पार्टिसिपेशन होना, सारे ही वोटर्स का, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इलेक्शन कमीशन जो होता है इंडिया का, वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है और वो पूरे ही कंट्री में इलेक्शन जो है 5 बॉडी के वो कराता है, आप लोगों को पता है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो सारे इलेक्शंस को जो ओवरसी भी करता है, उनका ध्यान रखता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है, चाहे प्रेसिडेंट के हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, एसएलए। एसएलए मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। एंड लास्ट पॉइंट है, इंडिया की डेमोक्रेसी जो है बहुत से चैलेंजेस यहाँ पर फेस करती है, जैसे वोटर्स को हमें ये पता चलता है कि वोटर्स को अवेयर करना, वोटर्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, दैट वाज ऑल ऑफ योर चैप्टर बच्चा। रियली होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। आप लोगों ने वीडियो अगर एंड तक देखी हो तो प्लीज मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।